नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम पूरे भारतीय भूगोल को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम भारत के भौतिक स्वरूप को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को कवर किया, हिमालय की बात करी, प्रायद्वीपीय पठार की बात करी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब के बारे में एमसीक्यूज को जाना। आज के वीडियो में हम भारत के तटीय इलाकों के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पश्चिमी तट है, जो हमारा पूर्वी तट है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और भारत में मरुस्थलों को लेकर के जो सवाल बनते हैं, थार मरुस्थल को लेकर, उनको भी हम आज के वीडियो में कवर कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पश्चिमी तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, आपने बताना है भारत का जो पश्चिमी तट है, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। जो इधर गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक ये पूरा जो तट है, इसे कहा जाता है वेस्टर्न कोस्ट लाइन यानी पश्चिमी तट। और जो इधर है बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ, इसे कहा जाता है पूर्वी तट। इनको लेकर बहुत सारे सवाल आपके पास बनते हैं। तो पहले हम दोनों तटों को अलग अलग कवर करेंगे, फिर दोनों का क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, उसको कवर करेंगे। पश्चिमी तट के बारे में बताना है कौन सा कथन यहां पे गलत है। पहला, इसका विस्तार खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी यानी गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो हमारा पश्चिमी तट है, पूरा गुजरात से इसकी शुरुआत होती है और नीचे तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक आता है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे ज्यादा चौड़ा है। क्या ये सही है? ये वाला आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। जो पश्चिमी तट है हमारा, गुजरात से जब ये शुरू होता है तो वहां पे इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, इसकी चौड़ाई कम होने लगती है। फिर केरल में जब ये पहुंचता है, वहां पे दोबारा से ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। ये वाला भी सही है। ये पश्चिमी तट की यहां पे विशेषता है। ठीक है, यहां की नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या ये सही है? ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला कथन आपका गलत है। जो पश्चिमी तट है हमारा, यहां पर नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख जिसको कहते हैं, उसका निर्माण करती है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, आगे हम इसको डिटेल से यहां पे जानेंगे। फिलहाल बस इतना याद करना है, भारत की जो ऐसी नदियां जो पश्चिमी तट के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, वे एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जो पूर्वी तट के यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, वे नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कोंकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो पश्चिमी तट हमने देखा कि जो गुजरात है वहां से लेकर पूरे तमिलनाडु तक हमारा पश्चिमी तट है। इसको अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है या इसको वर्गीकृत किया गया है। जो गुजरात का पूरा तट है उसको कहा जाता है काठियावाड़ तट, जो गुजरात का पूरा तटीय इलाका है। ठीक है, गुजरात के बगल में दमन है। दमन से लेकर के गोवा तक का जो तट है, दमन से लेकर के गोवा तक, इसको कहा जाता है कोंकण तट। इसके बाद गोवा से लेकर मंगलुरु कर्नाटक तक का जो तट है, इसे कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं। और मंगलुरु से आगे पूरे कन्याकुमारी तक का जो तट है, इसे मालाबार तट कहते हैं। तो पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, गुजरात का तटीय इलाका, उसे काठियावाड़ तट कहते हैं। इसके बाद दमन से लेकर के गोवा तक, या गुजरात से गोवा तक भी आप मान सकते हैं, उसे कोंकण तट कहते हैं। फिर गोवा से कर्नाटक तक, मंगलुरु तक आपका केनरा या कन्नड़ तट, और फिर मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक आपका आता है मालाबार तट। अब सवाल पे आते हैं। आपको पूछा है कोंकण तट कहां से कहां तक है, तो दमन से लेकर गोवा के बीच का जो तटवर्ती इलाका है उसे कहते हैं कोंकण तट। जो गुजरात का इलाका है उसे कहते हैं काठियावाड़ तट। ठीक है, गोवा से मंगलुरु का जो इलाका है इसे केनरा तट या कन्नड़ तट कहते हैं, और मंगलुरु से कन्याकुमारी वाले को कहते हैं मालाबार।
ठीक है। तो पश्चिमी तट के अंतर्गत आते हैं ये चारों के चारों। कई बार पूछा गया है मालाबार तट किस किस के मध्य में है, कन्नड़ तट कहाँ है, कोंकण तट कहाँ है, इस प्रकार। तो आपका अच्छे से क्लियर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया होगा। पश्चिमी तटीय मैदान के उपभागों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करें। पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया, पहले काठियावाड़ तट, उसके बाद आता है आपका कोंकण तट, फिर आता है कैनरा तट और सबसे अंत में आता है मालाबार तट। यही उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है। तो सबसे पहले आएगा काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट, कन्नड़ या कैनरा तट और फिर अंत में मालाबार तट। ये हमारा पूरा पश्चिमी तट है जिसे 4 भागों में बांटा गया है और उत्तर से दक्षिण में यहाँ पे हमने इनको लगाया है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान के उपभागों में दमन से गोवा के बीच का तटीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दमन से गोवा फिर से वही है, कोंकण तट होगा, ऑप्शन बी। पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। अब हम पूर्वी तट के बारे में बात करेंगे। हमने देखा इधर वाला तट को कितने भागों में बांटा है, हमने उसको कवर कर लिया। अब हम इस वाले तट की बात करेंगे जो आपके बंगाल से लेकर पूरा तमिलनाडु तक आता है। चलिए, पहला, इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी यानी उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु तक इसका पूरा विस्तार है। ये वाला आपका सही होगा। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। ये वाला भी आपका सही है। देखिए, जो हमारा पूर्वी तट है, खासकर जो तमिलनाडु के आसपास का जो पूरा इलाका है, इस इलाके में आप जानते हैं इसको दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तब तो बारिश होती है, लेकिन जब वही मानसून वापस लौटता है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं या लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर बारिश होती है। तो इस वाले तट को, खासकर तमिलनाडु का तटीय जो इलाका है, आंध्र और तमिलनाडु का जो ये पूरा इलाका है, इस इलाके को कोरोमंडल तट कहते हैं और यहाँ पर दोनों वर्षाएं होती हैं, आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की भी और उत्तर पूर्वी मानसून की भी। किस तट पे होती है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट बेसिकली आंध्र और तमिलनाडु दोनों में इसका विस्तार है, मुख्य रूप से तमिलनाडु का तटीय इलाका, ठीक है। तो ये भी सही है। पश्चिमी तट की तुलना में यह अधिक चौड़ा है। जो पूर्वी तट है हमारा, ये पश्चिमी तट की तुलना में ज्यादा चौड़ा है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। यहां पे चारों के चारों कथन आपके सत्य दिए गए हैं। अगला, पूर्वी तटीय मैदान के 3 प्रमुख उपभागों में महानदी से कृष्णा नदी के बीच के तटीय क्षेत्र यानी उड़ीसा से आंध्र के इलाके को क्या कहते हैं? जैसे पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया था, ऐसे ही जो पूर्वी तट है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हमने कहा कि ये मुख्य रूप से उड़ीसा से इसकी शुरुआत मानी जाती है, बंगाल के तटीय इलाके को हटाकर, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, तो मुख्य रूप से उड़ीसा से ये शुरू होता है। तो उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश का जो इलाका है उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। जो खाली उड़ीसा के अंदर है उसको कहते हैं उत्कल तट। जैसे जो गुजरात में है उसे कहते हैं काठियावाड़ तट, ऐसे ही जो समुद्री तट उड़ीसा में है उसे उत्कल तट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा से आगे आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं और आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक का जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो एक चीज आपकी क्लियर हुई, ये प्रायद्वीपीय भारत है, मालाबार तट पश्चिमी तट का हिस्सा है और जो कोरोमंडल तट है वो पूर्वी तट का हिस्सा है, ठीक है। मालाबार तट जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है, जबकि जो कोरोमंडल तट है वो आंध्र और तमिलनाडु के मध्य में आता है, ठीक है। आपको पूछा है उड़ीसा और आंध्र के मध्य, तो ये होगा उत्तरी सरकार तट। उत्कल तट उड़ीसा का तट है, कोरोमंडल तट आंध्र और तमिलनाडु के मध्य का तट है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में कोरोमंडल तट का विस्तार किन 2 स्थानों के मध्य में है? तो देखिए, पूर्वी तट को नदियों के आधार पर भी यहां पर विभाजित किया जाता है, क्योंकि यहां पे नदियां डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। जो उड़ीसा का तटीय इलाका है जिसे उत्कल तट कहते हैं, वह स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी के मध्य का इलाका है। जो उत्तरी सरकार तट है आंध्र प्रदेश से लेकर हमारा उड़ीसा से शुरू होता है, जो वह महानदी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य का इलाका है, और जो कोरोमंडल तट है वो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है।
तो कोरोमंडल तट पूछा है। अगर राज्य पूछे होते तो आंध्र और तमिलनाडु, यहां पर आपको दो स्थान पूछे हैं, तो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पूर्वी तटीय मैदान के उपभाग उत्कल तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो स्वर्ण रेखा नदी से यह शुरू होता है पूर्वी तट। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी के मध्य का इलाका उत्कल तट है, यानी उड़ीसा का तटीय इलाका। महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, यानी उड़ीसा से लेकर आंध्र का इलाका, और कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, सूची को सूची 2 से यहां पर आपने मिलाना है। एक तरफ पूर्वी तटीय इलाका है हमारा, दूसरी तरफ उनके भौगोलिक विस्तार। उत्कल तट कहां से कहां तक है? स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच का इलाका, पहले का 2। उत्तरी सरकार तट, ये हमारा महानदी से कृष्णा नदी तक है, दूसरे का 3। और कोरोमंडल कृष्णा से कन्याकुमारी तक, यानी 1। 2 3 1 हमारा आंसर है, जो कि ये रहा। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित नदी डेल्टाओं का सही भौगोलिक क्रम क्या होगा? तो देखिए, पूर्वी तट की जो हमारा ये वाला इलाका है, यहां पर जो नदियां आके समुद्र में मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। इधर वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, इधर वाली नदियां एस्चुरी, ज्वारन, दमुक का निर्माण करती हैं। ठीक है, जब ये डेल्टा बनाती हैं तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नदियों के डेल्टा बनते हैं। जैसे सबसे पहले इस पूरे तट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले बनता है महानदी डेल्टा। ठीक है, वो उड़ीसा में बनता है। फिर बनता है गोदावरी का डेल्टा, ये बनता है आंध्र प्रदेश में। फिर बनता है कृष्णा नदी का डेल्टा, ये भी आंध्र में है। और अंत में बनता है कावेरी नदी का डेल्टा। और यही उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम है। तो सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी के डेल्टा इस इलाके में बनते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, भारत के तटीय मैदानों के उपभागों और उनके भौगोलिक विस्तार का सही मिलान करें। कोंकण तट, अब दोनों का मिक्स यहां पे दिया गया है। कोंकण तट दमन से गोवा तक का इलाका है, पहले का पहला। कन्नड़ या कैनरा, यह गोवा से मंगलुरु तक का इलाका है, यह भी सही है। मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा आता है। केरल तट भी इसको कहते हैं कुछ जगहों पे। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक आता है, ये वाला भी सही है। पूछा है कौन कौन सा सही यहां पर है? सही मिलान होगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम दोनों जो हमारे तट हैं उनको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। हमने देखा उनको कितने वर्गों में बांटा जाता है, कहां कहां पे डेल्टा बनता है, किस क्रम में बनता है, सब हम कवर कर चुके। अब हम बात करेंगे इनके कंपैरिजन को लेकर के। पहला, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में ज्यादा चौड़ा है, क्या ये सही है? पहला वाला आपका गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो पूर्वी तट है वो पश्चिमी तट की तुलना में ज्यादा चौड़ा है। पूर्वी तट हमारा ज्यादा चौड़ा है बजाय पश्चिमी तट के, तो पहला गलत। पश्चिमी तट पर नदियां मुख्यतः ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, यानी एस्चुरी बनाती हैं, जबकि पूर्वी तट पर नदियां डेल्टा बनाती हैं। क्या ये सही है? देखिए, एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है। ये हमारे दो प्रायद्वीपीय भारत हो गया पूरा, दो हमारे तट आ गए। एक तरफ हमारा हो गया वेस्टर्न कोस्ट, इधर हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्ट, यानी पश्चिमी तट पूर्वी तट। इधर की जो नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो उनकी जो गति होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। और जब किसी नदी की गति बहुत तेज होती है तो वो डायरेक्ट समुद्र में आके मिल जाती है, डायरेक्ट उसका मुंह ऐसे खुल जाता है और सीधा वो समुद्र में आके मिलती है। जबकि पूर्वी तट से जो नदियां समुद्र में मिलती हैं उनकी गति काफी धीमी होती है। तो जब वो समुद्र के मुहाने पे पहुंचती हैं, अपने साथ जितनी भी वो मिट्टी वगैरह लेकर आती है, गाद लेकर आती है, सब वो समुद्र के मुहाने पे जमा करती है पहले, और उसके बाद वो समुद्र में जाती है। तो इधर जो ये गाद पूरा बनता है, पूरा इलाका बनता है, इसी को डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा ऐसी नदियां बनाएंगी जिनकी गतियां काफी कम हैं। अगर आप इस फोटो से यहां पर देखेंगे, जो एस्चुरी बनती है वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, नदियां गति से आई सीधा समुद्र में मिल गई, बिल्कुल खुला रास्ता है, वहां पर कोई भी जमाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों को, मिट्टी के ढेर को वहां पे जमा नहीं करती। लेकिन अगर आप डेल्टा वाले इलाके को देखेंगे, नदियां जब मिलती हैं समुद्र में तो पूरा जमाव यहां पर करती हैं पहले, और कई सारे भागों में, छोटे छोटे इलाकों में बट जाती है, और फिर जाकर के नदियों में जाके वो मिलती है, समुद्र में जाकर वो मिलती है। तो याद रखना है कि डेल्टा क्यों बनता है, डेल्टा क्यों नहीं बनता? नदी की गति के कारण। नदी की गति अगर ज्यादा है, नदी
काफी तीव्र ढलान में आकर बहते हुए आ रही है तो वो डेल्टा नहीं बनाएगी, वो डायरेक्ट एस्चुरी बनाएगी। पूर्वी तट जो हमारा है, यहां की नदियां डेल्टा बनाती हैं। जो पश्चिम की ओर बहती नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सारी नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो इसको याद करना है कौन से तट में क्या बनता है। ठीक है, यहां पर पूछा था कौन सा सही है। पहला वाला तो आपका गलत है, लेकिन दूसरा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा है। यह हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। हमने कहा कि पश्चिमी तट में हमारे बंदरगाह ज्यादा हैं बजाय पूर्वी तट के। क्या यह सही है? पहला आपका बिल्कुल सही। जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं, अगर पूछेगा दोनों तटों में से ज्यादा किसमें है तो वो इस वाले पश्चिमी तट में। मुंबई वाला भी यहीं पर है जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये वाला आपका पहला कथन बिल्कुल सही। दूसरा, पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है जिसके कारण यहां अधिक प्राकृतिक बंदरगाह विकसित हुए हैं। यह भी सही है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इधर वाला जो हमारा समुद्री तट है, ये ज्यादा कटा फटा है। इसीलिए ऐसे इलाकों में अगर आपको तट लाइन ज्यादा कटी फटी मिलेगी, इधर का अगर आप देखेंगे ना उड़ीसा वाला, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल प्लेन है। यहां पर आपको ज्यादा नेचुरल बंदरगाह नहीं मिलेंगे। कटे फटे तट पर ज्यादा अच्छे बंदरगाह होते हैं और नेचुरली बने होते हैं। तो इसी वजह से आपको प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिमी तट में ज्यादा मिलेंगे। कारण क्या है कि पश्चिमी तट ज्यादा कटा फटा है, उसकी रेखा ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, पूछा है कौन सा सही है, दोनों यहां पे सही हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट की तुलना के संबंध में सही बिंदु कौन सा है? अब मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया, कंपेयर भी कर लिया। अब देखते हैं इनमें कौन सा वाला हमारा सही है। पहला, पश्चिमी तट संकरा, अधिक आर्द्र, अधिक कटाफटा और अधिक बंदरगाहों वाला है। ये वाला आपका सही। ये तो आपको पता ही है, पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में थोड़ा पतला है, ये ज्यादा आर्द्र भी है, यह कटाफटा भी ज्यादा है और इसी वजह से यहां पर बंदरगाह भी ज्यादा है। पूर्वी तट अधिक चौड़ा है, अपेक्षाकृत शुष्क है, कम कटाफटा है और कम बंदरगाहों वाला है। यह भी सही है। पश्चिमी तट पर एस्चुरी और पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण होता है। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी हमने अच्छे से क्लियर किया। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन कौन सी नदियां कहां कहां पे डेल्टा बनाएंगी। जो नदियां पूर्व की ओर बह रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, वो डेल्टा बनाएंगी हमेशा। जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो हमेशा एस्चुरी बनाएंगी। ये वाला भी सही। यहां पे आपके तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिए, दोनों से वर्षा प्राप्त करता है हमारा। अगर विशेष तट की बात करेगा तो वो कोरोमंडल तट है, लेकिन यहां पे कोरोमंडल तट तो नहीं दिया है। कोरोमंडल तट किसका हिस्सा है? आपको पता है, पूर्वी तट का हिस्सा है, तो पूर्वी तट इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फिर से दोनों को लेकर के आपने गलत कथन बताना है। देखिए, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट मैदान अधिक चौड़ा है, यानी पूर्वी तट हमारा ज्यादा चौड़ा है। ये तो सही है। पश्चिमी तट अधिक कटाफटा है, जिस कारण यहां प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या ज्यादा है। यह भी सही है। पूर्वी तट मैदान केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये वाला आपका गलत होगा, क्योंकि अभी हमने देखा यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून से भी बारिश होती है और जब मानसून लौट के वापस आता है शीतकाल के दौरान तो यहां पर दोबारा बारिश होती है। क्वेश्चन आता भी है, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, खासकर कोरोमंडल तट में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ठीक है, तीसरा वाला आपका गलत है, गलत आपने बताना था। चौथा सही है कि पश्चिमी तट अधिक संकरा, अधिक आर्द्र है, जबकि पूर्वी तट चौड़ा और ज्यादा शुष्क है। ठीक है, भारत में औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो भारत में जो औसत समुद्री तल से हम मेजरमेंट लेते हैं वो किस जगह से, किस तट से मापते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हम लेते हैं चेन्नई के तट से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत में औसत समुद्र तल की जो माप होती है वो चेन्नई के तट से की जाती है। ठीक है, द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, 1970 के दशक में जो डेटा आया था कि भारत की जो तटीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, लगभग 7,500 किलोमीटर के करीब थी। एग्जैक्ट की बात करेंगे तो ये वाला डेटा था
पहले, लेकिन अब नया और अपडेटेड डेटा आ चुका है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई वर्तमान में आपने 11,098.81 किलोमीटर को याद करना है, जिसमें मुख्य भूमि की लंबाई लगभग 78-70 मीटर किलोमीटर के करीब है और जो द्वीपों की पूरी तटीय रेखा है वो लगभग 3200 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, तो पहला वाला डाटा ये था कि पूरे मुख्य भूमि की 6100 थी, अब 7800 के करीब है, और द्वीपों की लगभग 1400 के आसपास थी, जो कि अब आपकी कितनी है, यह 3200 के करीब है। तो इस वाले डेटा को भी आपने याद करना है। हो सकता है कि आपको पुराने डेटा पे भी सवाल दे, वो तो आपको याद है ही 7516.6, लेकिन नए डेटा को भी याद करना है जो अब हाल ही में आया है। ठीक है, भारत की तटीय सीमा रेखा के आंकड़ों के संबंध में सही युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा वाला गलत है, देखिए। भारत में औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से, बिल्कुल सही। समुद्री तट से लगे कुल राज्यों की संख्या 9 है और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी सही। सबसे लंबी और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गुजरात और गोवा है, ये भी सही है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा 78.51 किलोमीटर है, क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। मुख्य भूमि की जो हमारी तटीय रेखा है वो 78.70.51 किलोमीटर है, 78-70.51, और द्वीपों की है लगभग 3200। टोटल की अगर हम बात करेंगे तो 11,100 के करीब ये जो पूरा डेटा जाएगा। पूछा था इनमें से कौन सा गलत है, तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी आपके सही यहाँ पे दिए गए हैं। भारत के प्रादेशिक जल सीमा की दूरी आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक निर्धारित होती है? तो देखिए, जो हमारा ये तटीय इलाके होते हैं, इस रेखा को माना जाता है आधार रेखा। इसके आगे का कुछ इलाका देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो इलाका है वह भारत की प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत आता है। आधार रेखा से 24 मील तक अगर आप जाएंगे तो ये भारत की संलग्न क्षेत्र कॉन्टेजियस जोन में आता है, और आधार रेखा से 200 मील तक जाएंगे तो ये भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। ठीक है, भारत के संलग्न क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तो हमने देखा प्रादेशिक, तो वो शुरुआत से लेकर 12 मील तक। संलग्न क्षेत्र पूछा है तो आधार रेखा से 24 मील तक होता है। ये समुद्री मील की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, बेसिकली जो हमारा प्रादेशिक जल सीमा होती है यानी 12 समुद्री मील तक का इलाका है, वहां पर देश को संपूर्ण अधिकार होता है। जो अधिकार भारत को अपनी भूमि पर हैं, वही अधिकार भारत से समुद्र में 12 समुद्री मील तक हैं। दूसरा है जिसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र, जो 24 समुद्री मील तक है हमारी आधार रेखा से। यहां पर भारत को वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं, सीमा शुल्क यहां पे भारत लगा सकता है। ठीक है, तीसरा इलाका जो होता है जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, EEZ कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का इलाका होता है। यहां पर संसाधनों के दोहन करना, यहां पे रिसर्च करना, ये सब भारत के अधिकार में है। ठीक है, इस इलाके में भारत ये सब कर सकता है। भारत के समुद्री सीमा क्षेत्रों के संदर्भ में आधार रेखा से दूरी का कौन सा युग्म सत्य है? तो प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक आती है, कहां से? आधार रेखा से। संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक आता है आधार रेखा से। अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र में 200 समुद्री मील तक आता है आधार रेखा से। सभी आपके सत्य हैं। भौगोलिक मानदंडों के अनुसार किसी क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखने के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, हम किस इलाके को मरुस्थल कहेंगे वो डिसाइड होता है वहां पर होने वाली बारिश के कारण। तो कोई तो क्राइटेरिया होगा कि अगर इतनी या इससे कम बारिश होगी तो इस इलाके को मरुस्थल कहा जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया है हमारा 25 सेंटीमीटर या उससे कम। यानी अगर किसी इलाके में 25 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है या उससे भी कम होती है तो उस इलाके को मरुस्थल माना जाएगा। जैसे भारत में थार मरुस्थल है, तो यहां पर सालाना जो बारिश है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आ गया? मरुस्थल। आप किसी भी इलाके को जहां पे कम बारिश हो रही है उसे डेजर्ट घोषित नहीं कर सकते, उसके लिए क्राइटेरिया है 25 सेंटीमीटर या उससे कम वार्षिक वर्षा होनी चाहिए उस इलाके में। ठीक है, भारत का थार मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के किस दिशा या किनारे पर स्थित है?
तो भारत में एक प्रसिद्ध मरुस्थल है भारत का थार मरुस्थल, और ये अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम दिशा में उसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो राजस्थान में पड़ता है, थार मरुस्थल का। विश्व के सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो दुनिया में कई सारे बड़े बड़े मरुस्थल हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो पाई जाती है वो थार मरुस्थल में पाई जाती है भारत के। ऑप्शन बी सही आंसर यहां पे होगा। ठीक है, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र को सफेद मरुस्थल व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है? तो देखिए, राजस्थान में ज्यादा विस्तार है थार मरुस्थल का। थोड़ा बहुत गुजरात का भी कुछ ऊपरी इलाका है जिसे व्हाइट रेगिस्तान कहते हैं, सफेद मरुस्थल कहा जाता है, और इसका नाम है कच्छ का रण। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यहां पर लवण की या नमक की पूरी सफेद चादर आपको देखने को मिलती है, सफेद मृदा यहां पर देखने को मिलेगी, जिस वजह से इसे सफेद रेगिस्तान या सफेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं, गुजरात का कच्छ का रण। इसको भी आपने याद करना है, ये भी पेपर में पूछा गया है कई बार। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज की एक और क्लास यहाँ पे कवर करी। आज के वीडियो में हमने भारत के तटीय इलाकों के बारे में बात करी, भारत के पूर्वी तट, पश्चिमी तट, यहाँ के मरुस्थल, यहाँ की समुद्री सीमाओं के बारे में हमने डिटेल से जाना। हमने कोशिश करी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझकर पूरा क्लियर करने की, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, सब यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।